ओके, सो प्रीवियसली हमने देखा था कि दो प्लांट्स ऐसे क्रॉस करवाए जा रहे थे कि जिनके अंदर एक कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन आ रही थी, एक कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस आ रहा था। तो हमने ऐसे रेशो को, ऐसे क्रॉस को कहलाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके नतीजे में जो रेशियो बन रहे थे वो मोनोहाइब्रिड रेशियो बन रहे थे। और उस एक्सपेरिमेंट को हमने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड्स, यानी एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान अगर डिफरेंस है प्लांट के अंदर। यानी पहले अगर हमने प्लांट देखा था वो टॉल था, ठीक है, एक टॉल था और एक डॉर्फ था, ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है, हो सकता है बाकी कैरेक्टर्स उसके सेम हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हमने गौर नहीं किया। हमारा जो मेन कैरेक्टर था, जो मेन पॉइंट था, जो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे, वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर था। अब आपने एक प्लांट ले लिया कि जो टॉल होने के साथ साथ, यानी उसकी हाइट के अंदर डिफरेंस होने के साथ साथ किसी और कैरेक्टर के अंदर भी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल उसके फ्लावर कलर के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। एक तो हाइट के अंदर डिफरेंस है और दूसरा फ्लावर कलर के अंदर डिफरेंस है। तो टॉल वाला जो है उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास येलो कलर के फ्लावर्स हैं और इसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं। तो अब आप दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस जब आप देखते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, और ये क्रॉस जो है ये कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इसके नतीजे में जो रेशियो बनते हैं वो डाइहाइब्रिड रेशियोज कहलाते हैं। और जो लॉ इसे एक्सप्लेन करता है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। तो जब ये इसका सिंगल ट्रेड के एक्सपेरिमेंट से दिल भर गया तो उन्होंने जो है वो दो या उससे ज्यादा ट्रेड्स के साथ स्टडी करना शुरू कर दिया। तो दो कंट्रास्टिंग वैरायटीज हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, उसके नतीजे में रेशियो डाइहाइब्रिड रेशियो बनेंगे। अब उसने जो प्लांट चूज किया वो प्योर टॉल पी प्लांट था, यानी ऐसा प्लांट था कि जिसकी हाइट जो थी वो टॉल थी और वो जो सीड प्रोड्यूस करता था वो राउंड सीड थे, ठीक है। अगेन ये प्योर है, अभी तक इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं हुई भी, प्योर टॉल है, और दूसरा ये है कि राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी प्योर। और दूसरा प्लांट उसने लिया जो कि प्योर डॉर्फ पी प्लांट था और उसके साथ रिंकल सीड जो है वो प्रोड्यूस करता था। और चूंकि मैंने बताया था कि ये यूजुअली जो है नेचुरली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो इसने इन दोनों को आर्टिफिशियली क्रॉस करवाया, आर्टिफिशियली इन्हें पॉलिनेट करवाया, ठीक है। अब F1 जनरेशन के अंदर इसने क्या देखा, F1 जनरेशन के अंदर इसने देखा कि सारे के सारे प्लांट्स जो थे उनमें दोनों वैरायटीज में से एक ही वैरायटी ने अपने आप को शो किया, यानी हाइट में सारे के सारे प्लांट जो थे F1 जनरेशन में वो टॉल थे, और जो सीड की अगर हम बात करें तो सीड की वैरायटी में सारे के सारे जो सीड पैदा हुए थे वो सब के सब राउंड सीड्स थे। तो इस पॉइंट पे मेंडल को लगा कि हो सकता है कि ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इनहेरिटेंस के लिए। जैसे हम लिंकेज की बात करते हैं ना, दो कैरेक्टर्स एक साथ घूमते हैं, तो हो सकता है कि ये टॉल होना और ये राउंड सीड होना जो कि पेरेंट्स के अंदर भी था, हो सकता है ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हों, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो इनहेरिटेंस के लिए। जब भी F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ ये दोनों साथ आए हैं, दूसरे कैरेक्टर्स तो खैर आए नहीं, लेकिन ये दोनों आए हैं तो ये साथ आए हैं। इसने फिर वही किया जो F1 जनरेशन के अंदर पैदा हुए थे, उनको सेल्फ पॉलिनेशन करनी थी, और जब सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो इसके नतीजे में न्यू कॉम्बिनेशंस बने जो कि पेरेंट्स जैसे थे ही नहीं। यानी पेरेंट्स में कौन कौन थे आपके पास, टॉल और राउंड सीड, और दूसरे थे येलो डॉर्फ और रिंकल सीड। जबकि जो न्यू वैरायटीज बनी, जबकि जो F2 जनरेशन देखी उसके अंदर न्यू वैरायटीज जो है वो हमें देखने को मिली। तो ये क्रॉस है इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स का। दीज आर द पेरेंट्स वन जो कि प्योर प्लांट्स है, टॉल प्लांट है और राउंड सीड प्रोड्यूस करता है। ये डॉर्फ प्लांट है जो कि प्रोड्यूस करता है रिंकल सीड, ये लिखना भूल गए, ठीक है, ये रिंकल सीड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, हमें पता है कि ये होमोजाइगस होगा, ये प्योर प्लांट है तो ये दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस होगा। तो टॉल होने के लिए दो जीन्स हैं जिनको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये डोमिनेंट फीचर है इसके अंदर, और राउंड होने के लिए दो जीन्स हैं जिनको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है ये इसका फेनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस, और ये जो है ये इसका जीनोटाइप है, एंड दिस विल बी नोन एज होमोजाइगस डोमिनेंट। ये डॉर्फ और रिंकल्ड ये इसका फिनोटाइप है, जबकि डॉर्फ होने के लिए दोनों स्मॉल टी आएंगे, दोनों जीन्स जो हैं इसके पास डॉर्फ करने वाली हैं, और रिंकल होने के लिए दोनों स्मॉल आर आएंगे। तो ये इसका फिनोटाइप था, ये इसका जीनोटाइप है। अच्छा, अगेन सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो ये दो कैरेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इन दो कैपिटल टी में से एक टी एक गैमेट के अंदर जाएगा और दूसरा टी दूसरे गैमेट के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं बनाए हुए, एक ही बार दिखाया हुआ है। और इस दोनों आर में से एक आर एक गैमेट के अंदर जाएगा, एक आर दूसरे गैमेट के अंदर जाएगा। तो ये कैपिटल टी आ गया और ये कैपिटल आर आ गया।
दूसरा गैमेट अगर मैं बनाऊं उसके अंदर भी कैपिटल टी कैपिटल आर होगा, एक और गैमेट में अगर बनाऊं तो कैपिटल टी कैपिटल आर होगा। चूंकि सारे सेम होंगे इसलिए बार बार नहीं बनाए हुए, सिंगल टाइम शो किया हुआ है। अच्छा, इसके गैमेट्स के अंदर भी ऐसा ही होगा, एक में स्मॉल टी जाएगा और दूसरा स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इसी तरह स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर इसके साथ, एक स्मॉल आर इसके साथ जाएगा। तो चूंकि सारे गैमेट्स एक ही तरह के बनेंगे तो एक बार दिखाया हुआ है। ये आ गए गैमेट्स। इसमें से एक को आप जो है वो मेल गैमेट्स के तौर पे ले लें, एक को फीमेल गैमेट्स के तौर पे ले लें। एंड देन जब ये दोनों क्रॉस होंगे तो उसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे उनको हम F1 जनरेशन कहेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे। तो कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, कैपिटल आर यहाँ से आया, स्मॉल आर यहाँ से आया। ये इसका जीनोटाइप है जिसको आप कहते हैं हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस में एक वैरायटी अपने आप को शो करती है, एक नहीं करती। तो कैपिटल टी का मतलब टॉल अपनी वैरायटी, टॉल वैरायटी शो करेगी और राउंड सीड अपनी वैरायटी शो करेगी। तो ये सारे के सारे प्लांट दिखने में टॉल एंड राउंड है, ये इसका फिनोटाइप है। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए इस तरह के दो प्लांट ले लें या फिर इसी एक प्लांट के अंदर जो दो फ्लावर्स हैं वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर लें। तो होगा क्या कि कैपिटल टी एक और प्लांट हमने ले लिया यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो चार तरह के गैमेट्स बनेंगे। इस प्लांट के अंदर भी चार तरह के बनेंगे और इस प्लांट के अंदर भी चार तरह के बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई? तो पहला हमारे पास जो गैमेट बनेगा उसमें से हमें पता है कि इनमें से एक उठ के आएगा, इनमें से एक उठ के आएगा। तो इनमें से हम कैपिटल टी उठा लेते हैं और इनमें से हम कैपिटल आर उठा लेते हैं। ये बन गया एक तरह का गैमेट। दूसरी तरह का गैमेट कैसे बनेगा? इनमें से एक उठाते हैं कैपिटल टी और अब कैपिटल आर के बजाय स्मॉल आर उठा लेते हैं। तो ये दो तरह के गैमेट्स बन गए। तीसरी तरह का गैमेट वो होगा, अब कैपिटल टी दोनों बार जा चुका, अब स्मॉल टी एक जगह चला गया और इनमें से कैपिटल आर आ गया। और चौथा गैमेट वो होगा कि जिसके अंदर स्मॉल टी उठ के आएगा और स्मॉल आर। तो चार वैरायटी इस पेरेंट के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, चाहे वो ओवम है हो चाहे वो स्पर्म हो, वो इनमें से किसी भी वैरायटी का हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, ये भी। बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी। तो ये चार तरह के गैमेट्स इस प्लांट के अंदर बन रहे हैं और चार तरह के गैमेट्स, इस दोनों सेम है जाहिर है, लेकिन चार तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। तो एक को आप ले लें मेल गैमेट्स के तौर पे, एक को आप ले लें फीमेल गैमेट्स के तौर पे। ये क्या लिया हुआ है? अच्छा, ये दो बार ले लिया इन्होंने, ये गलत है यहाँ पे। तो एक तरफ यहाँ से गैमेट्स उठा लिए, कैपिटल टी आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। और एक तरफ ये वाले गैमेट्स ले लिए, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब एक एक करके आप क्रॉस करवा लें, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे दें 1 2 3 और 4 और इसको हम नाम दे दें A B C और D, तो 1 को पहले A के साथ, फिर 1 को B के साथ, फिर 1 को C के साथ, फिर 1 को D के साथ। बिल्कुल इसी तरह 2 को A के साथ, 2 को B के साथ, 2 को C के साथ, 2 को D के साथ। इस तरह आप क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे आपको जीनोटाइप्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसको आप इसके साथ क्रॉस करवाएं तो आपको मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये जीनोटाइप हो गया। और देखने में ये प्लांट कैसा नजर आएगा? देखने में टॉल होगा क्योंकि दोनों जीन्स कैपिटल टी वाली हैं, और सीड्स इसके राउंड होंगे क्योंकि दोनों जीन्स कैपिटल आर वाली है। इसको अब आप क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो कैपिटल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी यहाँ से आया, कैपिटल आर यहाँ से आया, स्मॉल आर यहाँ से आया। तो देखने में ये टॉल होगा क्योंकि दोनों जीन्स जो है वो कैपिटल टी ही है। और सीड जो है इसका राउंड होगा क्योंकि ऑल्दो इसके पास एक जीन है राउंड करने वाली, लेकिन जो कि राउंड डोमिनेंट है तो ये राउंड नजर आएंगे इसके सीड। तीसरा इसको क्रॉस करवा लें तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ये भी राउंड और टॉल और राउंड सीड वाला नजर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिफरेंट वैरायटी है वो मैं आपको दिखा दूं। जब आप इसको क्रॉस करवाएंगे इसके साथ तो कैपिटल टी आ जाएगा और स्मॉल आर आ जाएगा। अब ये एक ऐसी वैरायटी है जो पेरेंट जैसी नहीं है। पेरेंट कैसे थे? पेरेंट थे टॉल और राउंड सीड प्रोड्यूस करने वाले और डॉर्फ और रिंकल सीड प्रोड्यूस करने वाले, जबकि ये जो वैरायटी आई है ये टॉल होने के साथ रिंकल्ड है, ठीक है। जबकि इसी तरह ये एक वैरायटी आई है जो डॉर्फ होने के साथ राउंड सीड पैदा कर रहा है। ये दो वैरायटीज ऐसी हैं जो पेरेंट से मुख्तलिफ हैं। ये तभी हो सकता है कि जब इन दोनों कैरेक्टर्स की जीन्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अपने आप को अरेंज करें, अपने आप को असॉर्ट करें। सिर्फ उसी सूरत में जो है वो ये न्यू वैरायटीज आ सकती हैं, अदरवाइज ये न्यू वैरायटी कभी भी नहीं आ सकती। अगर टॉल करवाने वाली जीन
राउंड सीड करवाने वाली जीन के साथ चिपकी भी होती तो कभी भी आपको टॉल करवाने वाली जीन के साथ रिंकल्ड सीड वाली जीन नहीं मिलती, और ना ही आपको डॉर्फ करवाने वाली सीड के साथ राउंड सीड करवाने वाली जीन मिलती, बिकॉज चूंकि ये दोनों जीन्स जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अपने आप को सॉर्ट करती हैं, दैट इज वाई आपको ये न्यू वैरायटीज नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के दो कैरेक्टर्स जो हैं उनके फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, यानी किसी भी एक जीन के जो पेयर हैं, यानी एक जीन की जो वैरायटीज हैं वो दूसरी जीन की वैरायटी से इंडिपेंडेंटली अपने आप को असॉर्ट करती हैं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती है, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करती हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका जो रेशो आपको मिलता है वो 9:3:3:1 का रेशो मिलता है, 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड रेशो कहलाता है। और ये फिनोटाइपिक रेशो जो है आपका है, यानी इसके अंदर अगर आप काउंट करें तो राउंड ऐसे प्लांट के जो टॉल हैं और जिनके राउंड सीड हैं वो कितने हैं, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 प्लांट्स जो हैं ये ऐसे हैं जिनके राउंड सीड्स हैं और जो टॉल हैं दिखने में। 3 ऐसे हैं जो कि टॉल होने के साथ रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 ऐसे हैं जो कि डॉर्फ होने के साथ राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक ऐसा है जो कि डॉर्फ होने के साथ रिंकल्ड सीड पैदा कर रहा है। तो ये इनका डाई हाइब्रिड रेशो कहलाता है और ये इसका फिनोटाइपिक रेशो होता है। ये रेशो यहाँ पे शो किया गया है, टॉल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग राउंड सीड, ये है पेरेंटल वैरायटी, यानी पेरेंट ऐसे ही नजर आ रहे थे, तो वो 9/16 है, ये टोटल 16 में से 9 है। दूसरा ये कि टॉल प्लांट्स जो रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये नॉन पेरेंटल वैरायटी है, यानी ये न्यू वेरिएशन जो आई है, न्यू कॉम्बिनेशन जो बना है, तो वो तीन है। बिल्कुल इसी तरह ये भी न्यू कॉम्बिनेशन है, ये भी 3 है, और ये बिल्कुल पेरेंट जैसा है, तो ये 1 है। ठीक है, इसके अंदर ये लाइन जो है ये होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको होमोजाइगस नजर आएंगे। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर बोथ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर कैपिटल फॉर हाइट, बट लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव है फॉर सीड। ये होमोजाइगस रिसेसिव है फॉर हाइट और होमोजाइगस डोमिनेंट है फॉर सीड, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है दोनों कैरेक्टर्स के लिए। बाकी सारी जगह आपको जो है वो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप नजर आएगा। ओके, सो दिस इज सम टास्क हियर। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने फाइंड आउट किया कि ग्रीन सीड कलर जो है वो डोमिनेंट है ओवर येलो। तो हमारे पास जो है ना वो दो वैरायटीज हैं, सीड कलर की दो वैरायटीज हैं। सीड कलर एक हमारे पास है ग्रीन जो कि हमारे पास डोमिनेंट है, और एक हमारे पास येलो है। तो चूंकि डोमिनेंट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से ग्रीन को, और जो येलो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से। ठीक है, अच्छा उसने क्या किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके अंदर उसने ये बता दिया कि ये दिखने में कितने प्लांट्स ग्रीन है, कितने प्लांट्स येलो है। तो हमें क्या करना है, हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप मालूम करना है। ये पेरेंट्स दिए हुए हैं और ये ऑफस्प्रिंग दिए हुए हैं, ग्रीन और येलो कितने कितने हैं ये बताया गया है, और हमें मालूम करना है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जो है वो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और पहले खुद से करने की कोशिश करें ये, और जब नहीं समझ आए तकरीबन आधा पौना घंटा दो दें एटलीस्ट, जब नहीं समझ आए तो उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि अब मैं बताने लगा हूँ कि इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वही टेस्ट क्रॉस की बात हो रही है। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो येलो चूंकि रिसेसिव कैरेक्टर है तो येलो तभी आएगा जब इसके पास दोनों जीन्स जो है वो सेम होंगी, यानी दोनों जीन्स स्मॉल होंगी। तो मुझे पता है कि इसका स्मॉल जी है। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता करना है कि इसका कैपिटल जी इसके दो हो सकते हैं। ग्रीन अगर नजर आ रहा है तो वो कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ भी हो सकता है, और वो कैपिटल जी के साथ भी हो सकता है, होमोजाइगस के साथ भी और हेटेरोजाइगस के साथ भी। हमने टेस्ट क्रॉस में देखा था कि अगर इसको इसके साथ क्रॉस करवाने पे सारे के सारे एक ही जैसे नजर आएंगे तो वो होमोजाइगस होगा, और अगर 50-50 आ रहा होगा तो वो हेटेरोजाइगस होगा। तो इसके अंदर तकरीबन 50-50 आ रहा है, तो ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, यानी इसका जो है कैपिटल जी स्मॉल जी जीनोटाइप है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, दोनों ग्रीन है तो ग्रीन की दो वैरायटीज हो सकती हैं, या तो वो होमोजाइगस होगा या वो हेटेरोजाइगस होगा। तो अभी हमें दोनों में देखना है। मजे की बात यह है कि अगर ये दोनों होमोजाइगस होते, अगर ये दोनों होमोजाइगस होते, अगर ये भी कैपिटल जी होता और ये भी कैपिटल जी होता,
तो ये दो जीन्स भी ग्रीन वाली हैं, ये दो जीन्स भी ग्रीन करने वाली हैं, तो कभी भी येलो नहीं आता, सही है। अच्छा, अगर इनमें से कोई एक हेट्रोजाइगस होता, फॉर एग्जांपल ये है कैपिटल जी स्मॉल जी और ये होमोजाइगस होता, तब भी कभी येलो नहीं आ सकता था। उसकी वजह यह है कि येलो आने के लिए दोनों स्मॉल जी का मिलना जरूरी है। तो एक स्मॉल जी इसके पास से आएगा, एक स्मॉल जी इसके पास से आएगा, तो ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी और ये भी कैपिटल जी स्मॉल जी है। जब यहाँ से स्मॉल जी आएगा, यहाँ से स्मॉल जी आएगा, तब कहीं जाके येलो की वैरायटी बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों हेट्रोजाइगस है, इन दोनों का जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। हम बात कर रहे थे ग्रीन और येलो की, ये व्हाइट कहाँ से आ गया? अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि येलो वैरायटी पैदा हो रही है। येलो वैरायटी तभी पैदा होगी जब आपके पास दोनों तरफ से स्मॉल जी आएगा। ये तो येलो है, इसके पास तो है ही स्मॉल जी, इसका मतलब एक स्मॉल जी इसके पास से आएगा। तो मुझे ये बताए कि इसके पास एक जीन जो है वो स्मॉल जी है, दूसरी जीन कौन सी है इसके पास? अगर तो इसके पास दूसरी जीन कैपिटल जी होती जो कि नॉर्मल होती, तो यहाँ पे ग्रीन वैरायटी पैदा होती। लेकिन हो सकता है कि इसकी इस कैपिटल जी के अंदर हो गई है म्यूटेशन, इसकी कैपिटल जी के अंदर हो गई है म्यूटेशन, जिसकी वजह से वो ग्रीन जीन मौजूद है लेकिन वो ग्रीन कलर पैदा नहीं कर पा रही, तो आपको व्हाइट फ्लावर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रीन पैदा होने चाहिए थे वो ग्रीन पैदा नहीं हो पा रहे क्योंकि ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अब जो पैदा हो रहे हैं वो व्हाइट है, यानी जिसके पास जो भी प्लांट ग्रीन होना चाहिए था वो सारे के सारे व्हाइट आ रहे हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है कि इसके पास जो जीन ग्रीन करने वाली थी वो म्यूटेट हो गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। येलो है, येलो का मतलब है स्मॉल जी, ठीक है। लेकिन येलो कोई प्लांट नहीं आ रहा। आपको पता है ये तभी होता है जब जब आप रिसेसिव वाले को डोमिनेंट से जब क्रॉस करवाते हैं और F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही तरह के आते हैं, तो आप खुद से बता सकते हैं कि ये होमोजाइगस है, इसके पास दोनों कैपिटल जी है। ये क्रॉस आप जो है वो बॉक्स बना के करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पास दोनों कैपिटल जी हैं, जब इसका कैपिटल जी इसके स्मॉल जी के साथ मिलेगा तब भी ग्रीन बनेगा, इसका दूसरा कैपिटल जी इसके स्मॉल जी के साथ मिलेगा तब भी ग्रीन बनेगा, तो येलो बन ही नहीं सकता। अच्छा, ये लास्ट है हमारे पास, इसके अंदर कोई येलो वैरायटी नहीं आई। तो मैंने बताया था ये तभी होगा जब दोनों क्या हो, होमोजाइगस हो, या फिर दोनों में से एक जो है वो होमोजाइगस हो और एक हेटेरोजाइगस हो। दोनों कंडीशन के अंदर ये दोनों इसके जीनोटाइप हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों वैरायटी के अंदर कोई येलो नहीं बनेगा क्योंकि येलो होने के लिए दो स्मॉल जी चाहिए होते हैं और वो दो स्मॉल जी दो अलग अलग पेरेंट के पास से आएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी अच्छी एक्सरसाइज थी टू फाइंड आउट कि किसको कितना समझ आया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, अभी तक जो हमने बात की थी वो मेंडल्स के लॉ थे, मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे। लेकिन सारी की सारी जेनेटिक्स जो है वो मेंडल्स के लॉ से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। देयर आर सम प्रोसेसेस जो कि मेंडल्स के लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करते, तो वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं और इन्हें हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अलील का दे दूं। हमें जीन्स का कॉन्सेप्ट पता है, जीन्स जो है वो बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटरी मटेरियल का। जीन असल में क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो टुकड़ों की शक्ल में या पैकेट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कैरेक्टर के लिए, ठीक है। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है उसके अंदर एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम ऑल्दो पूरा डीएनए है, लेकिन इस डीएनए के कुछ हिस्से जो है हमारे पास वो किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। उनके दरमियान में कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर कोई खास इंफॉर्मेशन कैरेक्टर की नहीं होती, तो वो टुकड़े के जिनके अंदर किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है तो वो कहलाते हैं हमारे पास जीन्स। अच्छा, अलील का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमने डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ लिया, अलील का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे कि किसी भी कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होती हैं। तो जैसे हमारे पास टॉल होना है, टॉल होना जो है ये एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है। अब इसके लिए ऑर्गेनिज्म के पास दो जीन्स होंगी, ठीक है। वो कैपिटल टी भी हो सकती हैं, और मैंने बताया कि अगर प्लांट टॉल नजर आ रहा है तो उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अब ये जो स्मॉल टी आया है इसके अंदर, ये और कैपिटल टी, ये दोनों जो है ये कहलाएंगे अलील्स, ठीक है। यहाँ अगर किसी भी प्लांट के अंदर कोई दूसरी वैरायटी है ही नहीं तो उसमें कोई अलील का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जहां पर दो अलग अलग वैरायटी आ जाती है, यानी टॉल और ड्वार्फ, तो जो टॉल करवाने वाली जीन है और जो ड्वार्फ करवाने वाली जीन है वो दोनों एक दूसरे की अलील कहलाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर जहां पर भी जो जीन लगी हुई होती है वो उस जीन का लोकस होता है। तो ये पोजीशन जो है, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर हाइट को कंट्रोल करती है, तो ये लोकस जो है ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है।
अब हो सकता है इस लोकस के ऊपर इधर लगा हुआ हो कैपिटल टी और इधर लगा हुआ हो स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी है ये एक अलील है और ये जो स्मॉल टी है ये दूसरी अलील है। अच्छा, अब इस वैरायटी के अंदर अब इसी का दूसरा प्लांट अगर है जिसके पास इस लोकस के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर दोनों कैपिटल टी लगे हैं, अब मैं इसके लिए अलील का वर्ड यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस प्लांट के अंदर दो वैरायटीज होती हैं। अगर इस प्लांट के अंदर एक ही कैरेक्टर होता, सिर्फ टॉल प्लांट्स ही होते, डॉर्फ प्लांट होते ही नहीं, तो फिर अलील का कॉन्सेप्ट नहीं आता। लेकिन चूंकि इसके अंदर मुझे पता है कि डॉर्फ प्लांट होते हैं, अब मैं कहूंगा कि इस इस प्लांट के पास दोनों अलील्स सेम है और इस प्लांट के पास दो डिफरेंट अलील है, दो कंट्रास्टिंग अलील है। तो जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म्स जो होती हैं, जीन की डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो जीन है उसकी जो दो वैरायटीज होती हैं या दो से ज्यादा वैरायटीज ऑल्टरनेट फॉर्म्स जो होती हैं वो अलील्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम फ्लावर कलर की बात कर लें तो अगर ये वाला लोकस जो है वो फ्लावर का कलर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और इस प्लांट में दो तरह के फ्लावर्स आते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे येलो कलर प्रोड्यूस करने वाली जीन हो और यहाँ पे ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने वाली जीन हो। तो येलो कलर प्रोड्यूस करने वाली जीन एक अलील कहलाएगी और ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने वाली जीन ये दूसरी अलील कहलाएगी। तो इस प्लांट के पास दो अलील्स हैं, ठीक है, और ये दोनों अलील सेम नहीं है। अगर किसी प्लांट के पास दोनों येलो कलर करवाने वाली हैं तो मैं कहूंगा इसकी दोनों अलील्स क्या है, सेम। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो अच्छा हाँ, अभी तक दो अलील्स का ही है। तो ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स जो है किसी भी जीन की ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स जो होती हैं वो अलील कहलाती है। और जब ये अलील्स एक दूसरे के मुकाबिल आती हैं, जैसे इस प्लांट के अंदर ये दोनों अलील्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये दो डिफरेंट अलील जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। तो एक अलील जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और एक नहीं कर पाती। F1 जनरेशन में जो अलील अपने आप को रिप्रेजेंट करती है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं और जो अलील अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती उसको हम रिसेसिव कहते हैं। अब यही मैं दोबारा वही वर्ड्स एक्सप्लेन कर दूं। अगर किसी प्लांट के पास दोनों अलील सेम है तो वो होमोजाइगस कहलाता है, और अगर किसी के पास दो डिफरेंट अलील्स हैं तो वो हेटेरोजाइगस कहलाता है। होमोजाइगस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनेंट वाली अलील्स हो, इसके पास डोमिनेंट वाली है, और अगर किसी के पास रिसेसिव वाली अलील हो तो वो होमोजाइगस रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स है। कंप्लीट डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं, बट हमने ऐसे भी हमारे पास अभी तक हमने देखा था कि जब भी दो डिफरेंट अलील आती थी तो उनमें से कोई एक अपने आप को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करती थी F1 जनरेशन में और सारे प्लांट वैसे ही नजर आ रहे थे, और दूसरी जो है वो कहीं खो जाती थी। तो जो अपने आप को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करती थी उससे हमने कहा वो डोमिनेंट है, और जो खो जाती थी वो उसे हमने कहा कि वो रिसेसिव है। ये तो था कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं कि जिसके अंदर हमें कुछ अलग वैरायटीज भी नजर आती हैं, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उनमें से एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक्सपेरिमेंट जो है वो कार्ल कॉरेंस ने किया था 4 o'clock प्लांट्स के अंदर। उसने क्या किया, एक प्योर प्लांट लिया जो कि रेड कलर का फ्लावर प्रोड्यूस करता था, और दूसरा प्योर प्लांट लिया इसी वैरायटी का जो कि व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस करता था। अब देखिए, रेड फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले के पास दो अलील्स होंगी सेम, कैपिटल आर, हमें पता ही है डोमिनेंट है इसके अंदर, और व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले के पास दो अलील होंगी जो कि स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों इन दोनों का क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन के अंदर ऐसे प्लांट्स बनेंगे जिनके पास एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर होगा। तो आइडियली ये सारे प्लांट्स कैसे नजर आने चाहिए थे, अगर कंप्लीट डोमिनेंस जो है वही एक तरीका होता इनहेरिटेंस का, तो ये सारे प्लांट्स रेड नजर आने चाहिए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सारे प्लांट्स जो है नजर आए वो पिंक नजर आए, जो कि मेंडल का लॉ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन जब इन्हें F2 जनरेशन के अंदर आपस में पॉलिनेट करवाया तो उसके नतीजे में 3 वैरायटीज मिली, रेड भी मिले, पिंक भी मिले और वाइट भी मिले, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जिसके अंदर जब आप डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में जो है वो क्रॉस करवाते हैं तो उसके नतीजे में आपको ब्लेंडिंग देखने को मिलती है, जिसके नतीजे में आपको मिक्सिंग देखने को मिलती है। तो ये वैरायटी जो है ये प्रोसेस जो है ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। तो जब भी आप कंट्रास्टिंग अलील किसी भी इंडिविजुअल में एक्सप्रेस करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की जो एक्सप्रेशन है, वो दोनों जो एक दूसरे का काम है उसको मास्क नहीं करती, लेकिन दोनों एक दूसरे को दोनों जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, जिसके नतीजे में एक ब्लेंडेड फॉर्म मिलती है। पहले क्या हो रहा था, रेड कलर वाली जो जीन थी
कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, रेड कलर वाली जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही थी और व्हाइट कलर प्रोड्यूस करने वाली जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। इसके अंदर क्या हो रहा है, रेड कलर वाली और व्हाइट कलर वाली दोनों जो है वो अपना अपना काम कर रही है और उसके नतीजे में कोई बीच की वैरायटी हमें देखने को मिलती है जो कि न्यू वैरायटी होती है, जो कि ब्लेंडेड वैरायटी में होती है। तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं और इसे हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक अलील जो है वो दूसरी अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। तो जब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है तो कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो इसके लिए आप नंबर्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेड कलर के लिए हम कैपिटल आर, बल्कि दोनों के लिए आप आर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बस आप नंबर चेंज कर रहे हैं। रेड कलर के लिए आप आर के साथ 1 लगा रहे हैं, तो इसके पास दोनों अलील्स जो हैं वो लाल करने वाली है, लाल कलर पैदा करने वाली। और जो वाइट वैरायटी है उसके लिए आप आर के साथ 2 लगा रहे हैं, तो इसके पास ये दोनों अलील्स हैं जो कि वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगेन गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनने के अंदर क्या होता है, इसके पास से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी, एक गैमेट के अंदर इनमें से कोई एक ही जाएगी, ठीक है। दोनों गैमेट सेम तरह के बन रहे हैं। इसके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें एक गैमेट के अंदर कोई एक ही जाएगी। ये हो गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये R1 और R2 जब मिलेंगे तो इसके नतीजे में जो वो बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे, वो पिंक कलर के बनेंगे, क्योंकि ये भी अपनी कोशिश कर रही है एक्सप्रेस करने की, ये भी अपनी कोशिश कर रही है एक्सप्रेस करने की, तो कोई बीच की वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। और जब आप इसे सेल्फ पॉलिनेट होने लगे देंगे या फिर एक और प्लांट लेके उसको क्रॉस पॉलिनेट करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको तीनों वैरायटीज मिलेंगी। इसके ये गैमेट्स अलग हो जाएंगे, R1 R2 ये एक तरफ ले लें आप मेल गैमेट्स के तौर पे, और दूसरे प्लांट के R1 R2 जो है वो आप दूसरी तरफ ले लें फीमेल गैमेट्स के तौर पे, एक तरफ एग और एक तरफ स्पर्म। ये दोनों जब मिलेंगे तो R1 R1 बनेगा, ये दोनों रेड कलर वाली अलील है। ये दोनों जब मिलेंगे तो R1 R2 बनेगा, एक रेड एक वाइट, ये पिंक बनेगा, ये भी पिंक बनेगा। और ये दोनों जब मिलेंगे तो R2 R2 बनेगा जो कि व्हाइट कलर वाली होगी। तो इसका रेशियो जो आता है वो 1:2:1 आता है। हमने उसमें देखा था कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर, तो वो जीनोटाइपिक रेशियो था, जबकि यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो दोनों सेम है, ठीक है। सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर भी कोई कंप्लीट डोमिनेंस आपको नहीं नजर आती, कोई एक अलील डोमिनेंट नहीं होती किसी दूसरी अलील के ऊपर कंप्लीटली, वो आपका कहलाता है कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये हो रहा था कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के जो प्रोडक्ट थे वो आपस में मिक्सअप होकर एक नई वैरायटी बना रहे थे। जबकि कोडोमिनेंस के अंदर ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर आपको अलग अलग नजर आता है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग नजर आते हैं, मतलब उससे कोई ब्लेंडिंग होकर न्यू वैरायटी नहीं बनती। ऑल्दो वो न्यू वैरायटी लग रही होती है, बट वो उस न्यू वैरायटी के अंदर अगर आप क्लोजली उसे ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आता है कि दोनों जो अलील्स होंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको इंडिपेंडेंटली नजर आएगा। तो ये क्रॉस किया गया था। ट्रू ब्रीडिंग प्योर ब्रीडिंग एक ही मतलब होता है, यानी होमोजाइगस। शॉर्ट हॉर्न रेड कैटल ये एक वैरायटी है कैटल की। तो कलर इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर है जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो शॉर्ट हॉर्न दोनों होंगे, लेकिन एक रेड कैटल है और एक वाइट कैटल है। तो इनके जो ऑफस्प्रिंग है उनका जो कलर था वो रोन कलर था। रोन कलर में दिखा देता हूँ। सो दिस इज द रोन कलर, इट लुक्स लाइक अ न्यू कलर, बट अगर आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा कि रेड एंड वाइट हेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है और दूर से देखने में जो है वो आपको ये न्यू वैरायटी नजर आ रही है, लेकिन इंडिपेंडेंटली दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। कोई न्यू वैरायटी या ब्लेंडिंग हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। सो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो है दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस। तो दोनों के दरमियान फर्क क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एक्सप्रेस दोनों करती है लेकिन उसके नतीजे में ब्लेंडिंग होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ब्लेंडिंग होती है और एक न्यू वैरायटी आपको देखने को मिलती है। जबकि इसके अंदर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं लेकिन इसके अंदर ब्लेंड नहीं होता। जो भी नजर आ रहा है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो दोनों अलील्स का आपको इंडिपेंडेंटली मिल जाएगा। इसमें न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस वाइज जो है वो पिंक कलर आ रहा था, जबकि पेरेंट्स जो थे वो रेड एंड व्हाइट थे। जबकि इसके अंदर लग रहा है कि आपको न्यू फिनोटाइप है, बट एक्चुअली वो न्यू फिनोटाइप नहीं है। कह सकते हैं कि देखने में न्यू फिनोटाइप है, बट एक्चुअली इंडिपेंडेंटली दोनों जो है वो मौजूद है। हेयर जो है वो दोनों इंडिपेंडेंटली मौजूद है। क्वांटिटेटिवली दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्वांटिटेटिवली जो है वो अनइक्वल होता है। हो सकता है एक जीन जो है वो अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट करे और दूसरी जीन अपने आप को कम रिप्रेजेंट करे, लेकिन करती दोनों है और इंडिपेंडेंटली करती हैं।
ये एक एग्जांपल दी हुई है। हमारे पास जो ब्लड ग्रुप की वैरायटीज होती हैं उसमें देयर आर मल्टीपल वैरायटीज ऑफ ब्लड ग्रुप्स, लेकिन हम जो मोस्ट कॉमनली स्टडी करते हैं उसके अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप होता है और आरएच वैरायटी होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। देन देयर इज अनदर वैरायटी जो कि एमएन वैरायटी जो है वो कहलाती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। खैर ये मैं ब्लड ग्रुप जब समझाऊंगा तो उसके अंदर थोड़ी सी बात करेंगे, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे एमएन वैरायटी जो है वो उसी तरह से है जैसे आपकी ए बी वैरायटी है, जिसके पास ए एंटीजन की जीन होती है, उनका ब्लड ग्रुप ए होता है। जिनके पास बी एंटीजन की होती है उनके पास उनका बी होता है, लेकिन जिनके पास दोनों एंटीजन की अलील्स मौजूद होती हैं, दोनों अलील्स मौजूद होती हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ए अपने आप को इंडिपेंडेंटली जो है ना वो एक्सप्रेस कर रही है और बी जो है वो इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल इसी तरह एक ब्लड ग्रुप एम है, एक ब्लड ग्रुप एन है। तो एम वाले के पास दोनों जो है वो एम प्रोड्यूस करने वाली जीन होती है, एम प्रोटीन, एम एंटीजन, और जो एन वाले हैं उनके पास दोनों एन एंटीजन प्रोड्यूस करने वाली जीन होती है। लेकिन जब ये दोनों अलील्स किसी एक के अंदर आ जाएं, यानी एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास एम एंटीजन की जीन भी है और एन एंटीजन की जीन भी है, यानी दोनों अलील्स मौजूद हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप एम एन हो जाएगा, जिस तरह ब्लड ग्रुप ए बी होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस।